विनोद अग्निहोत्री। अब पंडित विनोद अग्निहोत्री की भविष्यवाणी लाइए जरा। विनोद जी, बाकी चार हमारे विश्लेषकों से सहमत हैं। वो मानते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी बिल्कुल आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बारीकी से जब देखा जाएगा तो ताकत और कमजोरी में विनोद अग्निहोत्री क्या कहते हैं, जरा ये भी दिखाइए। पहले इंडिया गठबंधन के बारे में विनोद जी क्या कहते हैं, क्योंकि ताकत और कमजोरी से दर्शकों को यह आइडिया हो जाएगा कि विपक्ष किस चीज का फायदा उठा सकता है, एनडीए की कमजोरी का, और एनडीए क्या टारगेट कर रही होगी। तो इंडिया गठबंधन, इसमें रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, यह ताकत है। कमजोरी है, एक लीडर नहीं है। एनडीए यहां लीडर है, लेकिन बड़ा दिलचस्प विनोद जी का कमजोरी यह है कि एनडीए के जो बाकी साथी हैं बीजेपी वो कमजोर हैं। विनोद जी, इसका मतलब एक की ताकत दूसरे की कमजोरी, एक की कमजोरी दूसरे की ताकत। मतलब वो सब निर्भर है बीजेपी पर और बीजेपी निर्भर नरेंद्र मोदी पर। ये कमजोरी है। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी सीन से बाहर हों या अपने को खुद कर लें, आउट कर लें सीन से, कि भाई चलो मैं सीन से बाहर हो जाता हूं, तो बीजेपी के सामने भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी और सहयोगियों के सामने तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये इसलिए मैं इसको कमजोरी कर रहा हूँ, आत्मनिर्भरता जो होती है। देखिए, पहले तो मैं भी थोड़ा सा पंडित पर बोल दूं क्योंकि हमारे पूर्व मित्रों ने जो वक्ताओं ने जो बोला है, पंडित दरअसल शीर्षक है, कोई जाति का वो नहीं है। लेकिन चूंकि जाति व्यवस्था के अंदर, वर्ण व्यवस्था में पढ़ने लिखने का काम एक जाति विशेष के लोग करते थे, तो उनको पंडित कह दिया गया। इस तरह ठाकुर जो है उसका मतलब होता है संरक्षक। अब वो चूंकि राजा रजवाड़े छत्री होते थे तो प्रजा का संरक्षण करते थे, तो ठाकुर जो है वो छत्रियों के साथ जुड़ गया। तो इस तरह ये टाइटल जुड़ जाते हैं। चौधरी जैसे, चौधरी कोई टाइटल है, कोई जाति नहीं है। लेकिन और मैं आशुतोष की इस बात से सहमत हूं कि दरअसल जो श्रेष्ठता बोध है वो श्रेष्ठता बोध नहीं है, वो हीन ग्रंथि है, वो अपने आप में हीनता बोध है। जब हम अपने अंदर एक हीनता महसूस करते हैं तो हम खुद को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं इसीलिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मानता हूं। ये मेरी अपनी सोच है। अब आते हैं जो मौजूदा मुद्दा है। देखिए, हम सब सहमत हैं बीजेपी को बढ़त है। अब जैसे संजीव का कहना है कि अब बीजेपी इतनी आगे निकल गई कि पकड़ना मुश्किल है। शरद प्रधान जी भी लगभग वही मान रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी आगे है, लेकिन ऐसा भी इतना भी आगे नहीं है कि पकड़ा ना जा सके। मैं आशुतोष की बातों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि उदाहरण उन्होंने हमारे दे ही दिए, दोनों ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ वाले। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीती थी। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की हवा थी। उसके 4 महीने बाद मार्च में कर्नाटक के चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार जाती है और वहां रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है। उस पूरे माहौल में इसी तरह शरद जी बैठे हुए हैं, बहुत गहरे जमीन के से जुड़े हुए पत्रकार हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी और राजनारायण लिटिल जिमी कार्टर हो गए, हरा दिया उनको चुनाव उस वक्त। तो तम और 2004 ये सब उदाहरण हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं मान रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आज की तारीख में बहुत मजबूत है। उसने जो नैरेटिव बनाया है, जो राम मंदिर का पूरा वातावरण बनाया है, उसको लेकर के अभी मैं किसी से बात कर रहा था इस शो से पहले, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात कही। पत्रकारी हैं वो, अपने मित्र हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि माहौल भी बनाती है और काम भी करती है। आमतौर पर कई सरकारें, कई पार्टियां झटका इसलिए खा जाती हैं कि वो काम नहीं करती जमीन पर, खाली माहौल बनाती हैं। लेकिन या अगर आप जमीन पर काम कर रहे हैं, माहौल नहीं बना रहे, तो भी झटका खा सकते हैं। तो ये पार्टी का साथ इसका जो पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष है कि एक तरफ तो मोदी जी, अमित शाह, रणजीत नड्डा जी, पूरी पार्टी, संघ परिवार माहौल तो बनाता है, साथ में जमीन पर मेहनत भी करता है, काम भी करता है। इसलिए कई बार इनकी जो अजेयता है वो उसका एक लगता है कि वो वही उनको हराना संभव नहीं। हालांकि कई बार राज्यों में तो हारे हुए हैं। अब जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन के जो प्रभाव, जो छत्रप हैं, जिनकी ताकत है, अब वहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की ताकत है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में कड़ी चुनौती है, महाराष्ट्र में कड़ी चुनौती है, बिहार में कड़ी चुनौती है, तमिलनाडु में पार्टी है नहीं, ठीक है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करेगी, अकाली के साथ जाकर लड़ेगी, वहाँ भी कड़ी चुनौती है। तो जहाँ जहाँ सहयोगी दल हैं और उन्होंने हराया भी है भारतीय जनता पार्टी को, भाई ममता ने, अरविंद केजरीवाल ने इधर। तो ये है समस्या है। कांग्रेस और बीजेपी जहाँ मुकाबले में है, वहाँ जो लड़ाई है, कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती है उस लड़ाई को, वो बहुत बात। जैसे कर्नाटक है,
जहाँ कांग्रेस जीती है, या आपका जो ये उत्तर भारत की जो पट्टी है, उत्तर ये अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो गुजरात, जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने सीधा मुकाबला है, वहाँ बीजेपी बहुत ताकतवर है और वहाँ कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है और बीजेपी को कम करना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती उस वहाँ पर है जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला सीधा है, ज़्यादा चुनौती है मुझे लगता है। फिर ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा, अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा से थोड़ा दाएं बाएं तो किया लेकिन उसको छोड़ा नहीं, और वो इसीलिए आज इस ताकत पर है। कांग्रेस पार्टी की समस्या यही रही कि 80 के दशक में उसने अपनी विचारधारा से समझौता किया और दुविधा में फंसी। शाबानों के मामले में पहले उन्होंने एक स्टैंड लिया, एक प्रोग्रेसिव स्टैंड लिया, और उसके बाद जब कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ा तो उसको बदल दिया। फिर उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने शिलान्यास करवा दिया। आज मैं दिग्विजय सिंह का ट्वीट पढ़ रहा था, वो बार बार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था, नरसिम्हा राव के टाइम में उनके टाइम में ताला खोला, यानी वो श्रेय ले, आप मंदिर का श्रेय भी लेना चाहते हैं और मंदिर से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। ये जो है आधा अधूरा मामला, ये चलेगा नहीं। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने अगर एक बार फैसला लिया कि हमें मंदिर का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी का, उससे दूरी बनानी है, तो ठीक है, वो सही बात है कि राजनीति में धर्म का घालमेल एक पोजीशन रही है कांग्रेस पार्टी की आज़ादी के आंदोलन के दौरान से, कि धर्म का घालमेल राजनीति में नहीं होना चाहिए। धर्म एक निजी उसकी वस्तु है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जैसे अभी कि गांधी जी इस पक्ष में थे कि राजनीति में धर्म रहे, लेकिन गांधी जी धर्म की बात करते थे राजनीति में, हिंदू धर्म की बात नहीं करते थे, या इस्लाम धर्म की बात नहीं करते थे राजनीति में, इस्लाम धर्म रहे या हिंदू धर्म रहे। गांधी जी कहते थे धर्म मतलब धर्म के जो मानवीय मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिकता है, लोकलाज है, मानवता है, ये जो शाश्वत मूल्य हैं जो हर धर्म के हैं, वो राजनीति में रहे, वो उनका अर्थ था। तो कुल मिलाकर के धर्म और राजनीति अगर घालमेल हो जाएगा तो जिन जिन देशों में धर्म और राजनीति का घालमेल है, आप देख लीजिए, सारे जो है अफगानिस्तान को देख लीजिए, इस्लामिक कंट्रीज को देख लीजिए और कंट्रीज को देख लीजिए, जहाँ जहाँ धर्म राजनीति घालमेल है हमारे सामने स्थिति है। तो अब या तो हमारे जो फोर फादर्स थे संविधान बनाने वाले, जिन्होंने धर्म को राजनीति से परे रखा, धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया, सर्वधर्म समभाव की बात कही, तो या तो वो गलत थे या आज वाले गलत हैं। आज वाले सही है तो वो गलत थे, कहीं ना कहीं ये एक है। तो ये एक फैसला जनता को करना है। अच्छा विनोद जी, अब पता है ये जो बहस बार बार ये धर्म पर आ रही है, इसीलिए आ रही है ना क्योंकि आजकल राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है, इतना सब जगह भगवान राम, जय श्री राम मंदिर की बात हो रही है और उसी की पॉलिटिक्स भी हो रही है, और सोसाइटी में आप जमीन पर जाएंगे वहां भी इसी की चर्चा है। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर चुनाव से ठीक पहले बन रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो रही है, क्या बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है ये इस चुनाव का, और इस मुद्दे के इर्द गिर्द ही अब ज्यादातर लोग सोच समझकर वोट देंगे? हो सकता है उनका प्रमुख मुद्दा कुछ और हो, लेकिन दिमाग में ये मुद्दा जरूर रहेगा, नहीं निश्चित धर्म का मुद्दा। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे ने बाकी सारे मुद्दों को आच्छादित कर दिया है। वो मुद्दा इतना व्यापक मुद्दा बन गया है कि, और वो सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, वो राम मंदिर के साथ साथ पूरे हिंदू धर्म के वर्चस्व का मुद्दा है। आज जो है ये, जैसे अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मोदी जी उस मंदिर में पूजा करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ है तमाम मंदिरों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी तमाम सारे नेता मंदिरों में जाते थे, और एक चीज़ भूल गए हर्षवर्धन जी कि मोदी जी ने बहुत सार्वजनिक रूप से जो है चादर भी भेजी है अजमेर शरीफ में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन प्रचार और प्रसार कि कोई नेता मंदिर में अगर सर मत्था नवा रहा है, मत्था टिका रहा है, तो वो एक सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय हो जाए और उसके इर्द गिर्द राजनीति पूरी जाने लगे। तो बार बार ये कहा जाना है कि सब दक्षिण भारत के मंदिर में मोदी जी इसलिए जा रहे हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। तो जब इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाना तो तो विनोद जी, धर्म क्या बीजेपी की स्ट्रांग पिच है, ये मान लेना चाहिए, और विपक्ष की कमजोर पिच है, ये भी मान लेना चाहिए। स्ट्रांग पिच आज से नहीं है, बीजेपी की स्ट्रांग पिच वो 1952 से है, जनसंघ के जमाने से, और आज भी ये रियलिटी है ना। बीजेपी जब हिंदुत्व की बात करती रही, जब हिंदू राष्ट्र की बात जब आरएसएस करता रहा या हिंदू महासभा और तमाम सारे हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म की पिच तो है उसकी। देखिए, दो पिचें इस देश में रही हैं और कांग्रेस बीच की पिच में रही है। एक रही है सामाजिक न्याय के नाम पर जाति की पिच, पिछड़े पावे 100 में 60, और उसके बाद जो है मंडल तो 90 में आया, मैं तो 60 के दशक से बात कर रहा हूँ। और दूसरी पिच रही है धर्म की पिच। कांग्रेस की समस्या ये रही कि धर्म की पिच और जाति की पिच के बीच में तय नहीं कर पाई, वो अपनी पिच कौन सी बनाए। वो धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष होने के चक्कर में वो अपनी पिच जो है खोती चली गई।
तो जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी वहां जातीय पिच के आधार पर अपने को मजबूत किया, और जहां बीजेपी ने धार्मिक पिच के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर अपने को मजबूत किया। तो कांग्रेस को वो इन्वेंट करना है कि उसकी अपनी पिच क्या है। एग्जैक्टली। तो आशुतोष, आप जो कह रहे हैं